बस 22 दिन और मिड दिसंबर। मोदी के हर सियासी दुश्मन को अभी से क्यों इतना फियर? दिसंबर के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं? 13 या 14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी कहां पहुंचने वाले हैं? कौन सा बड़ा प्लान लॉन्च करने वाले हैं? बिहार में गर्दा उड़ाने के बाद नरेंद्र मोदी किस राज्य में सियासी तूफान लाने वाले हैं? इस तूफान में मोदी किन किन विरोधियों की सियासत को उड़ाने वाले हैं? तो उसका जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी ने अगला टारगेट लॉक कर लिया है। तो क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है? बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए मोदी और शाह किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं? क्या अब की बार मोदी बंगाल में टीएमसी पर 6 तरफा अटैक का पूरा प्लान रेडी कर चुके हैं? अगर हां, तो क्या है ये 6 तरफा वार? एक तरफ कांग्रेस है जो बिहार में सिंगल डिजिट में सिमटने के बावजूद वही वोट चोरी वाला नैरेटिव घुमा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है जो कांग्रेस की तरह चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बता रही है। लेकिन किसी के पास इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि मोदी से कौन लड़ेगा, मोदी से कौन हारेगा, मोदी को कौन रोक पाएगा। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद इंडी गुट में फूट पड़ती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस पर टूट पड़ी है। यूपी में अखिलेश अपनी साइकिल से राहुल को दूर रखना चाहते हैं। बंगाल में टीएमसी राहुल की कांग्रेस पार्टी पर लगातार फेल होने का ठप्पा लगा चुकी है। यानी एक तरफ मोदी विरोधी खेमा आपस में ही लड़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी अपने अगले चुनावी प्लान को एक्टिवेट भी कर चुके हैं। बंगाल में जीत के लिए मोदी मिशन रेडी हो चुके हैं। मोदी का बंगाल वाला फुल प्रूफ प्लान क्या है, यह देखने से पहले कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। इससे आप ये समझ जाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद मोदी कैसे अनस्टॉपेबल भी बने हुए हैं और अपनी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसे स्टेट वाइज एग्जाम्पल से समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 68 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड बनाई थी, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी ने उस टैली में इजाफा कर लिया है। मोदी 68 से 89 पर पहुंच गए हैं, यानी सीधे 21 सीटों का जंप बीजेपी के फेवर में हुआ है। और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 5 और राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। और इन सभी राज्यों में मोदी की पार्टी की टैली में इजाफा हुआ है। इन सभी राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त 319 असेंबली सेगमेंट से 367 तक पहुंच गई है, यानी 48 सीटों का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। दूसरी भाषा में कहें तो 2024 में 319 असेंबली सेगमेंट्स में लीड लेने वाली बीजेपी ने इन सभी राज्यों के चुनाव में 367 असेंबली सीटों पर जीत हासिल की। और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यह सीधे 7 से 8 लोकसभा सीटों में तब्दील हो सकता है। स्टेट वाइज देखें तो 24 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 79 असेंबली सेगमेंट में बढ़त हासिल हुई थी, जो विधानसभा चुनाव में 132 तक पहुंच गए, यानी सीधे 53 सीटों का फायदा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी को 44 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त हासिल हुई थी, जो विधानसभा चुनाव में 48 पर आ गई, यानी यहां भी मोदी को 4 सीटों का फायदा ही हुआ। 24 में 240 पर रुकने वाले मोदी ने 6 में से 4 राज्यों में चुनाव जीतकर विरोधियों, खासकर ममता बनर्जी को क्लियर मैसेज दिया है कि वो जीत का पंजा बंगाल में भी दिखाने वाले हैं। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी ममता बनर्जी पर 6 तरफा वार करने की तैयारी हो चुकी है। इस प्लान के लिए बंगाल को 6 राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा गया है और हर जोन में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने मुश्किल चुनाव में सफल या मजबूत संगठन निर्माण में खुद को साबित किया है। इस प्लान का मकसद तृणमूल कांग्रेस की जिला स्तर पर पकड़ को चुनौती देना और वहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है, जहां 2021 में बीजेपी पिछड़ गई थी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्षेत्र राहरबंग बेल्ट है, जिसमें पुरुलिया, बांकुरा और बर्धमान शामिल हैं। इस इलाके की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साई को दी गई है और उनकी मदद के लिए उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने बंगाल में प्रवेश भी इसी इलाके यानी पुरुलिया से किया था, लेकिन 2024 में बांकुरा और बर्धमान जैसी अहम सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। दूसरे बड़े क्षेत्र हावड़ा, हुगली
और मेदिनीपुर की कमान दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को सौंपी गई है। इस इलाके के आकार को देखते हुए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। हावड़ा और हुगली की जिम्मेदारी हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को मिली है, जबकि मेदिनीपुर की कमान उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर को दी गई है। माना जा रहा है कि ये इलाका दल बदल और प्रतिष्ठा की राजनीति वाला सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। तीसरा रणनीतिक क्षेत्र कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना है, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इस किले को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री एम सिद्धार्थन और कर्नाटक के प्रभावशाली नेता सीटी रवि को मैदान में उतारा है। चौथा क्षेत्र नवाद्वीप और उत्तर 24 परगना का है, जिसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के संगठन महामंत्री एन माधुकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को दी गई है। पांचवां क्षेत्र उत्तर बंगाल का है, जिसने एक समय में बीजेपी को सीटें दिलाई थी, लेकिन बाद में समीकरण बिखरते गए। मालदा में अरुणाचल प्रदेश के अनंत नारायण मिश्रा और सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन नेता अरुण बेन्नाडी को तैनात किया गया है। छठा और सबसे संवेदनशील क्षेत्र दार्जिलिंग और उसके आसपास का पहाड़ी इलाका है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को दी गई है। वहीं कूच बिहार और अलीपुरद्वार में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। देखिए, बिहार की महान जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा पुनः जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री चुना है। पिछले 20 साल से बिहार में और पिछले लगभग 11.5 साल से देश में जो कल्याणकारी मॉडल मोदी मॉडल चल पड़ा है, इसकी विश्वसनीयता आज भारत की गरीबों में, वंचितों में, युवाओं में, महिलाओं में आज पेट बना चुका है। ये बिहार की नतीजा या हमारे उड़ीसा की नुआपड़ा की बाई इलेक्शन की नतीजा उस दिशा में एक बहुत बड़ी प्रमाण है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत देशवासियों के आशीर्वाद बना रहे, महाप्रभु जगन्नाथ, मां समलेश्वरी की भी आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। वेस्ट बंगाल के ऊपर क्या कहेंगे? बंगाल में भी अगली बार एनडीए की और बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी।